हेलो बच्चों। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस क्लास 10th के लिए। ठीक है। तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी फोकस करना होगा। राइट। चलो फिर टाइम बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. Solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. ठीक है। यानी कि एक सिंपल सी रिएक्शन है जो आपको लिखनी है। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपकी जो दोनों रिएक्शंस हैं वो आपको नीचे नजर आ रही होंगी। पहली जो रिएक्शन होगी हमारी इस केस में वो होगी बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड हम कैसे लिखते हैं? BaCl2। ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो Ba है उसकी वैलेंसी होती है +2 और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है Cl-1। ओके। तो जब भी हम रिएक्ट कराते हैं BaCl को तो हमें Cl के 2 आयन लेने होते हैं जिससे कि +2 -2 के साथ इक्वेट होता है। ओके। तो इसलिए BaCl2 और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में क्या है कि जो सोडियम है हमारा वो है Na+ और जो सल्फेट आयन है वो होता है SO4 और 2 नेगेटिव। ठीक है। 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें इसको ट्वाइस करना पड़ता है। तो ट्वाइस करने का तरीका वही है कि हमें नीचे सबस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा Na2 और SO4। तो वैलेंसी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट। अब देखो बेरियम सल्फेट में क्या किया कि ना तो Ba के नीचे कोई सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है और ना ही सल्फेट के नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेरियम सल्फेट बेरियम है वो +2 के साथ है और जो सल्फेट है वो -2 के साथ है। तो इनकी वैलेंसी पहले से ही बराबर है। तो दे फॉर्म डायरेक्टली BaSO4। अच्छा, दूसरी तरफ NaCl। तो NaCl में भी ना Na के नीचे सब्सक्रिप्शन है ना Cl के। रीजन वैलेंसी बराबर। तो Na+ डायरेक्टली रिएक्ट विद Cl- तो फॉर्म NaCl। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे हम? सोडियम यानी कि Na+ और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH-। अब देखो यहाँ पे Na के ऊपर क्या है? 1+। OH के ऊपर क्या है? 1- प्लस, यानी 1+1- बराबर है वैलेंसी और अपोजिट भी है। तो ये डायरेक्टली NaOH बनाएगा। NaOH। किसी तरीके की कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। यानी कि नीचे वो छोटा सा लिखा जाता है ना नंबर, वो HCl। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H क्या है? H+। क्लोराइड यानी कि Cl-। देखो यहाँ भी वही है। यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर एक वैलेंसी है और क्लोरीन के ऊपर भी एक ही वैलेंसी और अपोजिट है। 1+ का 1- का है। तो दे विल रिएक्ट डायरेक्टली। तो ये बन जाएगा हमारा HCl। ओके। इसके बाद NaCl। तो NaCl में भी सेम है, मैंने पीछे बताया था Na+ और Cl-। H2। तो H2 में क्या है? H के ऊपर 1+ चार्ज है और O के ऊपर 2- चार्ज। तो इन 2- चार्ज को काउंटर करने के लिए हमें H के 2 आयंस लेने होते हैं। तो इसलिए जब हम वाटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं H2O। ठीक है। यानी H के 2 आयन। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है।
ओके, तो सेकेंड इक्वेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इन वाटर का मतलब एक्वस, तो आपको ब्रैकेट में AQ लिखना होता है। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, तो यानी ये भी एक्वस है, तो उसको भी आपको एक्वस लिखना पड़ेगा। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, तो NaCl वैसे सॉलिड होता है, लेकिन इस रिएक्शन में आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि घुला हुआ मिलेगा नमक, तो इसलिए हम एक्वस लिखेंगे। एंड वाटर, तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म में हो गई, तो इसके लिए हम L लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट टीचर चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे को बैलेंसिंग करनी आती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमें स्टेट सिंबल्स भी देंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि भाई बच्चे को पता है या नहीं कि जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स वो यूज कर रहे हैं उनकी स्टेट्स क्या होने वाली है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है, या फिर एक्वस फॉर्म। तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम ये वाला ले सकते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? समझ आया? तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान है। अगर हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी हैं, एक में है डिस्टिल्ड वाटर, एक में है एसिड, एक में है बेसिस, और सिर्फ रेड लिटमस पेपर हमें दे रहे, तो हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को एक एक करके तीनों में डुबो के देख लेंगे। जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा वो हो जाएगा बेसिक। अब उसको उस वाली टेस्ट ट्यूब को अलग कर देंगे क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब रहेगी जिसमें एक में एसिड है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। अब क्योंकि हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू हो चुका है, तो अब हम ब्लू लिटमस पेपर को वापस से एक एक करके दोनों में डुबो के देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा ब्लू लिटमस पेपर वापस से रेड हो जाएगा तो वो हुआ एसिडिक सॉल्यूशन। तो जिस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपका लिटमस पेपर रेड हो जाएगा वो है एसिडिक, तो उसे भी अलग कर देंगे। अब रह गई एक टेस्ट ट्यूब, तो वो वाटर होगा, फिर भी उसे चेक कर लेते हैं, रेड लिटमस पेपर को उसमें डुबो के देख लेते हैं, तो देयर विल बी नो कलर चेंज। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और देखो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि वो और अच्छी प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज है। देखिए, तो मैंने लिखा है यहाँ नंबर 1, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न। ओके, द सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड litmus paper, red litmus blue will be basic solution. The blue litmus paper formed there can now be used to test acidic solutions. अच्छा, नंबर 2 में क्या करेंगे, put the blue litmus paper obtained above in the remaining 2 test tubes turn by turn. The solution which turns blue litmus paper to red will be the acidic solution. और नंबर 3 में द सॉल्यूशन व्हिच हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड हेंस इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो जो मैंने समझाया था ये ठीक वैसे ही लिखा हुआ है लेकिन लैंग्वेज अच्छी है। ओके, तो आप ये लैंग्वेज अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और रही बात समझने की तो वो मैं आपको पहले ही समझा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम विद पोटेशियम विद वाटर, है ना। तो आयरन की स्टीम से रिएक्शन करानी है, ओके। और दूसरे केस में हमें कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन करानी है विद वाटर, वाटर के साथ, ओके। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस केस में ये हमारे आंसर्स हो सकते हैं। सबसे पहले लेना है आपने आयरन। आयरन जैसा कि आपको पता ही है कि आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। उसके बाद स्टीम, तो स्टीम तो वाटर ही है, तो वो सेम फॉर्मूला लगेगा H2O, लेकिन ब्रैकेट में आप गैस लिख देंगे क्योंकि ये स्टीम है। और इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनेगा Fe3O4, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, आयरन जो है वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे दोनों ही शो करेगा, सेकेंड भी और थर्ड भी। और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ओके। तो दिस इज सिंपल इक्वेशन, यू हैव टू लर्न इट, ओके। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें कैल्शियम लेना है, तो हमने कैल्शियम दिया, कैल्शियम होता है Ca। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, तो वाटर हुआ H2, बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, यानी कि घुला हुआ मिलेगा पानी में, अलग सेपरेट नहीं होगा। और वाटर, सॉरी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। और ठीक इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम की जगह पोटेशियम ले लेते हैं और वाटर के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो एक तरफ मिल जाएगा हमें KOH, एक तरफ H2 गैस, और साथ में हीट रिलीज हो। तो क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स हैं, तो इसलिए इनकी जो रिएक्शन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, साथ में मिलेगी हीट इन केस ऑफ कैल्शियम ओनली। व्हाई? बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। बात समझ आई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans। तो आंसर क्या हो सकता है इसका। आंसर सिंपल है भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि बहुत बड़ी बॉडी डिजाइन है, सारे के सारे जो सेल हैं बॉडी के वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में नहीं है। अब अगर सारे सेल एनवायरमेंट के टच में हो तो डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। तो इसलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो ये बात रही समझने की, और रही बात लिखने की, तो लिखेंगे कैसे आप। तो लिखने के लिए आप यही लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस all the body cells are not in direct contact with the surrounding environment, okay. Therefore every cell of the body will not get oxygen as per need by the process diffusion from the environment. Therefore diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल वही है जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन ये लैंग्वेज अच्छी है, ओके। तो आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और मुझे सुना सकते हैं अगर हमारी ऑफलाइन क्लास है, और या फिर आप वॉइस मैसेज करके किसी को भी सुना सकते हैं, या फिर जो भी सुनने वाला है आप उससे सुना सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्वेश्चन लर्न करो, लर्न करके खुद लिखिए। अगर लिख लिया तो फाइनल हो गया।
ठीक है, अगर आप लिख पाते हैं यानी आंसर इज फाइनल, नीड नॉट टू बॉदर अबाउट। ओके, तो द बेस्ट थिंग इज लर्न, राइट, then after learning again write. Okay, so the next question is what is meant by power of accommodation of the eye? Very very important question. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको पता ही होगा कि जो ह्यूमन आई है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम पास की चीजें भी देख लेते हैं और दूर की चीजें भी देख लेते हैं। यानी कि हमारी आई का जो लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो एडजस्टेबल है। तो इसी जो एबिलिटी है हमारी, इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अच्छी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो अच्छी सी लैंग्वेज ये है कि अच्छी सी लैंग्वेज कहती है कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई is the maximum variation of its power of focusing on near and far distant objects. ठीक है, so this is the prescribed language जो आप यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने समझाया था वो आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर एबल, if you are confident enough कि whatever I'm explaining you can write that explanation in your own words, then it's better you use your own answer. But if you are not confident, then learn these answers what I am showing. Okay, so the next question is what? Let us see. Question number 6. So question number 6 है name a mirror that can give you an erect and enlarged image of an object. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो, अदरवाइज आपका 1 नंबर जाए, क्योंकि 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें लिखा है इरेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव जो मिरर होते हैं उसी में बन सकती है, कॉन्वेक्स में कभी भी इरेक्ट इमेज नहीं बनती। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हम इस पॉइंट के ऊपर, इस वर्ड के बेसिस पे भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर मैंने बता ही दिया है, एक ही वर्ड आंसर है, तो वो आप लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 7, है ना? ओके, लिखा है स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग। ओके, रीडिंग द ब्लैक बोर्ड while sitting in the last row, यानी कि उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। What could be the defect the child is suffering from and how can it be corrected? सिंपल सी बात है, जब उसे दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही और पास की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या हुआ? मायोपिया, यानी कि मायोपिक है वो। और मायोपिया के लिए हम कौन से लेंस यूज करते हैं? ठीक है, तो कॉनकेव लेंस हम यूज कर सकते हैं इस केस में। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल ही आंसर है इसका, तो एक बार आंसर आपको करा देते हैं बढ़िया से। देखिए, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, द चाइल्ड शुड यूज कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस है जो हम यूज करते हैं? तो उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। यस, आगे लिखा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एक्स का एक तो वो लिखना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है। राइट द रिएक्शन टू द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। ठीक है, ओके, तो वाटर के साथ हमें उसकी रिएक्शन भी बताना। ठीक है, यानी क्विकलाइम को, CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, सिंपल। चलिए फटाफट से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए,
The substance whose solution in water is used for whitewashing is calcium oxide or quicklime and its formula is CaO. ठीक है, एंड ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOL का होल ट्वाइस एक्वस एंड दिस इज कॉल्ड स्लेग्ड लाइम. ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट कंसीडर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कराना है आपको टू प्रोड्यूस इफर्विसेंस. इफर्विसेंस यानी कि बहुत तेजी से गैस निकलेगी, जैसे कि जब हम कैंपर की बोतल खोलते हैं तो वो जो लाइक दैट. द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. अब यानी कि ये जो गैस निकल रही है ना वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है ना. अब जैसे ऑक्सीजन जब निकलती है तो ब्लास्ट होता है, या हाइड्रोजन जब निकलती है तब भी ब्लास्ट होता है, पॉप साउंड आती है. लेकिन ये जो गैस निकल रही है ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. अब एक तो बता दिया उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड होगा, तो दूसरा क्या होगा, CO2 होगी. तो सिंपल है, तो इसकी रिएक्शन एक बार दिखा देते हैं आपको कि आपको कैसे लिखनी है. ओके ओके, चलिए लिख लीजिए. तो आप इस तरीके से इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं. क्लियर. तो एज द एंड प्रोडक्ट इन इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, द मेटल कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट. Therefore, the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3. Ca का आपको पता ही होगा क्या है वैलेंसी. तो Ca जो है उसकी वैलेंसी होती है 2+, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और CO3 जो है उस पे ऐसे एक साथ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा. कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो ऐसे लिखते हैं CO3 और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो वैलेंसी है वो बराबर है और अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, CaCO3 बने. ठीक है, HCl का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बनेगा कैल्शियम क्लोराइड. तो कैल्शियम का हमने बता ही दिया है कि Ca का 2+ होता है, Cl का माइनस होता है, सिंगल माइनस होता है, इसलिए CaCl, साथ में CO2 और साथ में वाटर. ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन और इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट. ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में भी हेल्प करने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्पफुल हैं. ठीक है, सो डोंट टेक इट इजी. ठीक है, बी सीरियस अबाउट दीज क्वेश्चंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये. Samples of 4 metals A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. तो एक टेबल आपको दे रखी है जिसमें मेटल है ABCD, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट. 4 ऐसे कंपाउंड हैं और कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है उसके बारे में हमें दे. ठीक है, तो जो मेटल ए है वो आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट, जिंक सल्फेट नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट नो रिएक्शन. बी जो है वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं हो रही, नो रिएक्शन. ऐसे सी नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, बट सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया. डी नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ, चलिए मतलब मैं अभी बाद में बताता हूं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें आंसर क्या देना है. देखो क्या लिखा है. लिखा है कि यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ABCD. ठीक है, तो नीचे कुछ क्वेश्चन इनके आंसर हमसे पूछे गए हैं
हमें ये आंसर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके ही इसका आंसर निकाल लेते हैं, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राइट, सॉरी, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसमें लिखा जाएगा बी। बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर जो कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ठीक है। तो जिंक के साथ तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब रह गया आयरन। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सिल्वर से ज्यादा। तो जो रिएक्शन, जो मेटल आयरन को डिस्प्लेस करेगी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगी, क्योंकि जिंक के साथ तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका कि भाई बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। रीजन क्या है? क्योंकि वो आयरन को डिस्प्लेस कर रही है। ओके, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन। ठीक है, आयरन को डिस्प्लेस कर पा रही है, इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव हो गई। ठीक है, हालांकि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर में, लेकिन जिंक को तो कोई डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं पा रही, ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, इसलिए बी मोस्ट रिएक्टिव। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि भैया बताओ, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब क्योंकि ये तो ज्यादा रिएक्टिव है, अब ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? रिएक्शन होगी। When metal B is added to copper sulfate solution, a displacement reaction will take place, due to which the blue color of copper sulfate solution will fade and red-brown deposit of copper will be formed on metal B. ठीक है, अब जो मेटल आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है, वो मेटल कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगी ही। फैक्ट है। नंबर थ्री पे दे रखा है कि अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। तो पहले मतलब सबसे पहले हाईली रिएक्टिव आएगा, उसके बाद फिर लेस रिएक्टिव आएगा, और उसके बाद फिर फाइनली सबसे ज्यादा डल। तो सबसे ज्यादा डल के लिए हमें देखो टेबल को भी आपने स्टडी करना पड़ेगा साइड बाय साइड, और आंसर को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम इसका कम करना पड़ेगा। यस, अब देखिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बी। क्यों? क्योंकि वो आयरन को डिस्प्लेस कर पा रही है। उसके बाद है ए। क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रही है। उसके बाद है सी, क्योंकि वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रही है। और उसके बाद है डी, क्योंकि वो किसी को नहीं डिस्प्लेस कर पा रही है। कैसे पहचाना? पहचाना हमने ऐसे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, लेकिन जिंक को तो कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रही, ये जिंक तो हो गया बाहर। अब रह गया आयरन, कॉपर और सिल्वर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, तो आयरन को डिस्प्लेस करती है बी, तो बी होगी सबसे ज्यादा रिएक्टिव। आयरन के बाद है कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस करती है ए, तो ए हो गई बी से कम। उसके बाद है सिल्वर, और सिल्वर को डिस्प्लेस करती है सी, सी उससे भी कम। और रही बात डी मेटल, तो डी मेटल तो किसी को भी नहीं कर पा रही, तो हो सकता है डी मेटल गोल्ड हो या फिर प्लैटिनम हो। ठीक है, क्योंकि सिल्वर को भी अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रही, यानी कि सिल्वर से भी कम रिएक्टिव मेटल। तो सिल्वर से भी कम रिएक्टिव मेटल का मतलब मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड हो सकता है या फिर प्लेटिनम। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी हम और वीडियोस ऐसे लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले, हाफ ईयरली में भी आएंगे और बोर्ड में भी आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ अपनी नॉलेज को बूस्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।